ऑलराइट, तो अब हम बात करना चाहते हैं, हम स्टैंडिंग वेव पे ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, क्या होता है, उस पर बात करना चाहते हैं. दैट इज नोन एज रेजोनेंस. रेजोनेंस. So, what is resonance? रेजोनेंस का लिटरली मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा. ऑलराइट, सोर्स. ऑलराइट, कोई सोर्स होना चाहिए. पहले बात तो सोर्स कई सारी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स से, लेकिन सोर्स एफ नॉट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है. सोर्स मतलब जो इनिशिएट कर रहा है बातचीत. ऑलराइट, दैट इज सोर्स. और जो रिसीवर है वो अनेक फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर सकता है. राइट, F1, F2, F3. यदि हमने सोर्स ने F0 फ्रीक्वेंसी दी, वाइब्रेट, सॉरी मैं ये नहीं कह रहा हूं, F1, F2, F3 इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया. F1, F2, F3 इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मतलब जैसे कि आपके एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट होंगे वो आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. राइट, जैसे कि फुटबॉल मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, क्रिकेट मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है. आप इस पे बात करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा. राइट, आप बात करेंगे कि यार साड़ी का ये रंग अच्छा है कि वो रंग अच्छा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास कोई खास जवाब नहीं होगा. राइट, वो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की नहीं है. ओके, नमन आपकी. राइट, हाँ है, वही तो पूछ रहा हूं, मतलब जस्ट कंफर्मिंग यार, मतलब उसमें क्या समझ में आ रही बात. राइट, कि पक्का ना. राइट, कि F1, F2, F3 ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है. अब सोर्स आया, इसने F0 फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन शुरू करी. यदि F0 इनमें से किसी के भी बराबर होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने लग जाएगा, बिल्कुल जैसा असल जिंदगी में होता है. बढ़े आगे. राइट, ज्यादा हो गया, अभी अपन पढ़ाई पे ध्यान देते. समझ में आई बात. लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, F0 फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन ये कर रहा है. F1, F2, F3 इसकी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसीज नहीं है F0 के बराबर. इसका मतलब ये नहीं है कि F0 की वाइब्रेशन आएगी और ये F1 में या F2 में या F3 में वाइब्रेट करेगा. नहीं. यदि मैं, क्या नाम है आपका, महक, यदि मैं महक से ये बात करूं कि यार मैसी जो है वो 10 नंबर की जर्सी पहनता है और बार्सिलोना टीम के लिए खेलता है, अर्जेंटीनियन है, और आपका क्या विचार है, तो ये बदले में ये नहीं कहेंगी कि हरे रंग की साड़ी अच्छी लगती है. दैट इज नॉनसेंस. व्हाई नॉनसेंस? ये अपनी फ्रीक्वेंसी पे बोल रही है, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा. इनको जवाब फुटबॉल में कुछ देना पड़ेगा कि हाँ सर फुटबॉल में तो ज्यादा देखती नहीं हूं, इसको कुछ ना कुछ तो फुटबॉल का ही जवाब देना पड़ेगा. भाई ये दे सकती है कि बार्सिलोना की ड्रेस अच्छी नहीं दिखती, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन इट हैज टू बी नियर अराउंड फुटबॉल. मतलब फ्रीक्वेंसी वो ही रहेगी, पागल नहीं है वो. ये बहुत जरूरी बात है. यदि रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने लग जाएगा. इसको वाइब्रेशन उसी फ्रीक्वेंसी से करना पड़ेगा जो कि सोर्स भेज रहा है. जैसे कि यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई आपको मेसी की फुटबॉल में क्या अच्छा लगता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सुबह दाल चावल खाए थे. ऑलराइट, देन यू वुड बी कंसिडर्ड पागल. राइट, वर्स्ट यू कैन से कि मुझे नहीं पता. राइट, और बिल्कुल ही गधे हो तो आप कह सकते हो सर मेसी अच्छा है नहीं, क्रिस्टियानो अच्छा है. राइट, राइट, बड़े आगे क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गई बात. राइट, तो रेजोनेंस मतलब दो छोटी सी बातें हैं. एक सोर्स होगा जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन भेजेगा, कोई वाइब्रेट करने वाली चीज होगी. यदि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज उनमें से कोई से भी वो उससे मैच हो गई
सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, तो वाइब्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और यदि मैच नहीं हुई तो क्या होगा? जो भी सोर्स से फ्रीक्वेंसी भेजी है उससे बातचीत करेगा, लेकिन खास ज्यादा नहीं करेगा। जैसे यानी कि उनसे बैठ के 4 घंटे गप्पे मार के आएंगे, पता ही नहीं पड़ा टाइम कैसे पास हो गया। अरे शुरू करें अपन। सो व्हाट हैपेंस हियर इज दिस, जैसे मान लीजिए, और क्यों होता है ये भी समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स आता है 100 हर्ट्ज का, ऑलराइट। सोर्स जनरली क्या होगा? एक ट्यूनिंग फॉर्क होगा जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए बना है, ऑलराइट। ये 100 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर सकता है। इसको अपन ने वाइब्रेट किया, इस वायर के पास लेके आ गए। यदि ये वायर की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ऑलराइट, 30, 60, 90, 3 के मल्टीपल्स में, क्यों आती है मल्टीपल्स में मैं अभी रिवील कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्या करेगा ये वायर? अब 100 हर्ट्ज पे नॉन रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस करेगा। समझ में आई क्या मेरी बात? कैसी वाइब्रेशंस करेगा? नॉन रेजोनेटिंग, मतलब करेगा वाइब्रेशन, लेकिन जैसे ही आपने ट्यूनिंग फॉर्क हटाया वाइब्रेशन खत्म, राइट। ठीक है। जबकि यदि हम 150 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क ला देंगे तो क्या 30 हर्ट्ज वाइब्रेशन शुरू कर देगा? हाँ, यदि 150 तो कितने वाइब्रेट कर रहा होगा अब ये? 150 पे, और उस केस में वाइब्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। गॉट इट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस एंड व्हाट इज द ओवरऑल स्टोरी अबाउट दिस। ऐसा क्यों होता है? रेजोनेंस वर्ड समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? पक्का? अपने सबसे इसलिए सब सिंपल एग्जांपल, अपने सबसे अच्छे दोस्त से बातचीत। हाँ जी। एम्पलीट्यूड, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो जनरली वी विल फाइंड कि वी हैव गॉट थिंग्स लाइक दिस। हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, ऑलराइट, और ये रिजिड एंड है, 2 रिजिड एंड पे लगा दी स्ट्रिंग, ऑलराइट। और हमने इसको वाइब्रेशन यदि भेजी या खुद ने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस ट्रेवल करके इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, और दोनों से रिफ्लेक्ट होके आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली सेम एम्पलीट्यूड का रहा होगा। तो ये दोनों डिस्टर्बेंसेस जब आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड के, तो क्या बन जानी चाहिए यहां पे? स्टैंडिंग वेव बन जानी चाहिए। लेकिन उसमें एक कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? इसका वाइब्रेशन कभी भी नहीं हो सकता। दिस मस्ट बी नोड। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? और सेम लॉजिक से ये वाले पॉइंट को भी क्या होना पड़ेगा? नोड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन दोनों पॉइंट्स को क्या बनना पड़ेगा? नोड। इसका मतलब जो इसमें वेवलेंथ्स आएंगी, राइट, n λ/2 मस्ट बी इक्वल टू L। ऐसा क्यों बोला मैंने? फिर से याद दिलाता हूं। याद करिए कहां पे आया था पहला नोड 0 के बाद? x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? λ/2। कितना आ गया यहां पे? वापस से 0। सबसे आसपास के नोड कितनी दूरी पे होते हैं? λ/2। तो हम क्या कह रहे हैं कि या तो भाई एक लूप बना लो, पर बड़ा एक लूप बना लो तो काम हो जाएगा, एग्रीड। या फिर ऐसा करो 2 लूप बना लो, कंस्ट्रेंट है तो भी चल जाएगा। लेकिन आप बोलो कि अपन ऐसी वेवलेंथ रखते हैं जो कि 3 λ/4 हो, तो कंस्ट्रेंट फेल हो जाएगा,
क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों को नोड रखना है, और दोनों को नोड रखने का एक ही जुगाड़ है कि λ/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में का वैल्यू ही लेंथ के बराबर आए। बड़े आगे, और शायद आपको याद होगा लैम्डा तो वैसे भी डिराइव्ड वैल्यू होती है, अच्छी चीज तो सी और एफ होती है, याद है कि नहीं याद है? राइट, तो यदि अपन सी बाय एफ की टर्म्स में इसको लिखें तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल्स टू एन सी बाय 2l सी बाय 2l, या फिर मैं जैसे इसको लिखना पसंद करता हूं पर्सनली, दिस इज इक्वेशन ऑफ गिटार। ओके, इसको वर्मा जी ने उसको सोनोमीटर की इक्वेशन कह रखा, काफी बोरिंग सी चीज होती है सोनोमीटर। सोनोमीटर और गिटार, एनी डे वी शुड चूज गिटार। ओके, मैं सोनोमीटर बता दूंगा आपको, घटिया सी चीज होती है। सवाल तो उसी पे आएंगे, राइट? सवाल सॉल्व होने चाहिए, अपन से तो बाकी भाड़ में जाए, गप्पोबाजी से क्या करना, वही बता दूंगा मैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, मतलब कि ये सारी फ्रीक्वेंसीज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी। इन फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेशन यदि होगी तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, कंस्ट्रेंट इवैलिड नहीं है सिर्फ, इसको जो भी एनर्जी मिलेगी बाहर से उसके भागने के रास्ते बंद। क्यों बंद? नोड जो भी एनर्जी इसको मिलेगी कहां रहेगी? इसके पास कैप्चर्ड। क्योंकि कंस्ट्रेंट फॉलो हो गया तो दोनों क्या बन गए? नोड बन गए। नोड बन गए, यहां से एनर्जी भाग सकती नहीं है, तो रेजोनेंस क्यों होता है? अब जरा मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ। मान लीजिए हम इनमें से कई सारी फ्रीक्वेंसी संभव है, इनमें से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ले आए और इसको बाहर से वाइब्रेशन देनी शुरू करी, इसके पास वाइब्रेशन आई, लेट्स से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज 50, 100, 150 ये सब है, राइट? इंटीग्रल मल्टीपल आएगा ना, 50 के इंटीग्रल मल्टीपल करने आते होंगे आपको, राइट? 50, 100, 150, अपन जो है 50 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, राइट? वो एक सेकंड में इसको 50 बार डिस्टरबेंस दे रहा है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग वाइब्रेट हुई कि नहीं हुई? जो भी एनर्जी उसको हवा के थ्रू यहां से मिली वो भाग गई, किसी के पास रही? इसी के पास रही। जबकि यदि ये 50 हर्ट्ज की बजाय 70 हर्ट्ज का होता तो वाइब्रेट तो करता, लेकिन एनर्जी भागती चली जाती और इसके एम्पलीट्यूड में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो पाती। क्योंकि अपन इसको कितना भी रिजिड कह ले, हमने तो अपना इमेजिनरी रिजिड कह दिया था अपनी दुनिया का, बनाएंगे तो इसी दुनिया में, बांधेंगे तो कील से ही, कील को ठोकेंगे तो सीमेंट में ही, सीमेंट बना तो मॉलिक्यूल से ही होगा, तो वाइब्रेशन भेजोगे तो मॉलिक्यूल तो हिलेंगे ही, कील जिससे बात है थोड़ी तो वाइब्रेट करेगी सही। जबकि यदि अपन ने इसको नोड ही बना दिया तो सारी एनर्जी किसके पास रही? रस्सी के पास, और 2 सेकंड में 10 सेकंड में उस जितनी एनर्जी आई थी वो इसी के पास रहेगी, तो इसका वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि आपने वो देखा, वो एक औरत होती है इटालियन ओपेरा में, वाइन का ग्लास पकड़ती है, ऊंचा सुर लगाती है और वो वाइन का ग्लास टूट जाता है। यदि उसकी आवाज की वजह से प्रेशर इतना ज्यादा होता कि कांच टूट रहा है, तब तो कान के पर्दे नहीं पहले फटेंगे बेवकूफो? अरे इसलिए मैं वीडियो नहीं देता हूं, मैं बेवकूफो बोल दिया गलती से, उसने यस सर भी बोल दिया, है भी सही यहां पे ऐसे वाले कि वो यस भी बोलते हैं। अरे यदि उसकी आवाज का प्रेशर इतना ज्यादा होता तो कान के पर्दे नहीं फटेंगे साथ में? कांच ज्यादा स्ट्रांग है कि कान के पर्दे ज्यादा स्ट्रांग होंगे? लेकिन उसमें क्या होता है, इतनी वाइब्रेशन उस वाइन के ग्लास में इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वाइब्रेट करने लग जाता है। वो वाइब्रेशन के लिए डिजाइन है नहीं। Got it? This is resonance. किसी की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर यदि आप डिस्टरबेंस भेजेंगे तो वो एनर्जी उसमें इकट्ठी होने लग जाती है, और इकट्ठी होते होते तो उसका वाइब्रेशन बढ़ने लग जाता है।
समझ में आ गया? क्यों? कैप्चर हो गई, इसके पास बढ़ती जाएगी। 70 वाली दोगे तो उसको मजा नहीं आएगा, लेकिन वाइब्रेशन करेगा 70 की, राइट? आप लड़की से फुटबॉल की बात करोगे तो जवाब वो साड़ी का नहीं दे सकती, फुटबॉल का ही देना पड़ेगा, राइट? गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती है, इससे पूछते पहले तो है, सही बोल रहा है ना? अरे भरोसा नहीं, मुझे पहले कहा था मैंने। ऑलराइट, तो गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, सब बराबर मोटाई की होती है, सबकी थिकनेस, हाँ थिकनेस सबकी अलग अलग होती है। म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, 6 की 6 स्ट्रिंग एक जैसी होती है? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, थिकनेस सबकी अलग अलग होती है, राइट? सबकी थिकनेस अलग अलग होती है गिटार के स्ट्रिंग्स की, राइट? क्यों? जो पतली वाली स्ट्रिंग्स होती है, जब सुर ऊंचा लगाना होता है, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हाई पिच जाना होता है, हाई पिच जाना होता है, तब कौन सी बजाते हैं? नीचे वाली, पतली वाली, राइट? वो उसकी भाषा गिटार की, तुमसे पूछते तुम तो कंफ्यूज, राइट? वो सीधे बोल रहे हैं नीचे वाली, उसको फिर याद रहना पड़ रहा है, चपत्ती वाली बोल, राइट? ठीक है, तो छोटा म्यू करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात? म्यू छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सबको दिखाओ, और म्यू मोटा होगा, म्यू बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसमें इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट? और जैसे कि अपन उसमें कीज होती है ऊपर, 3 इधर 3 इधर, हाँ, ट्यूनिंग के लिए होती है, राइट? यदि अपन ने उसको ढीला छोड़ दिया तो नीचे जाती है आवाज की ऊपर जाती है? हाँ, टेंशन तो कम हो जाएगा, तो मुझे ही पता है ढीला छूट दिया टेंशन हो। मैं यार गिटार वाले सवाल पूछ रहा हूं, तू मैकेनिक्स वाले जवाब, जिसकी भी थोड़ी बड़ाई कर दो डूब जाता है, राइट? मैं गिटार के पर्सपेक्टिव सवाल पूछ रहा हूं तेरे से, फिजिक्स के सवाल, मैकेनिक्स सवाल तेरे को, अरे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। हाँ, नीचे चला जाएगी, अरे नीचे ही तो बोलते यार, कम फ्रीक्वेंसी को नीचे नहीं बोलते क्या? हाँ, अरे भारी सुर नीचे, हाँ, बेस, राइट? तो यदि टेंशन ढीली रहती है तो क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और ज्यादा रेट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। गिटार की इक्वेशन यही है, गिटार में जो भी कुछ करते हैं वो यही है। ये भी काम आता है, ये कैसे काम आता है? गिटार के ऐसे से बजाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? दूसरे हाथ से ऐसे दिखाते रहते हैं, स्टाइलिश लगता है बहुत, या कुछ यूजफुल होता है ये? क्यों भी नमन, स्टाइल होती है ना, कुछ यूज होता है इसका? क्या यूज होता है बता? जो तू गिटार के पर्सपेक्टिव सवाल पूछ रहा हूं वो तो जवाब दे नहीं पाएगा। हाँ, पास में करते हैं तो क्या होता है? आवाज, आवाज पे क्या होता है? आवाज की लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्यों? तेज नहीं होती, एक मूर्ख पिच हाई हो जाती है। जितना आप पास से प्रेस करोगे फ्रीक्वेंसी उतनी अब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां आपने प्रेस किया वो क्या बन गया? नोट। दिखाने के लिए नहीं होता वो, किसी को लगता है वाह क्या स्टाइल चल रही है, बजा किसी और तार को रहा, दबा किसी और तार को रहा, ऐसे नहीं कर रहे होते नौटंकी। अरे जिस तार को प्रेस करते हैं उसी को स्ट्राइक करते, जितना पास से स्ट्राइक करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी अब जाएगी। गिटार की क्वेश्चन है कि नहीं? अरे आपको पता ही नहीं, गिटार देखा ही नहीं आपने जिंदगी में। अरे दिस इज ऑल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन दिस सिंगल इक्वेशन। All string music instruments are based on this basic equation. सारे, कुछ नया नहीं है, यही है सब में। चाहे वायलिन हो, चाहे सितार हो, कोई भी ले आइए आप, पियानो, हारमोनियम, जिसमें भी स्ट्रिंग्स है वो यही है। बस अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होता है उसका। गिटार का बैंड अलग होता है, सितार का अलग बैंड होता है। उस बैंड में उनके पास वेरिएशंस अलाउड होते हैं।